एक बैंक, 3 गैंग और 25,000 करोड़ रुपयों की डकैती और बहुत सारा एक्शन। इन सबके साथ साथ कहानी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी ट्रोल किया गया है, लेकिन कैसे वो आगे बताऊंगा। इनकी शुरुआत में हम देखते हैं राधा और उसकी गैंग को, जिनके पास बहुत सारे हथियार हैं। वो सिटी के एसीपी रामचंद्रन के साथ यूर्स बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, उसको लूटने का प्लान बनाते हैं। प्लान में वो लोग 21 मई को हाइस्ट का दिन तय करते हैं। रामचंद्रन उनसे कहता है कि 21 मई को गवर्नर के घर पर फंक्शन है और उस दिन सारी सिक्योरिटी गवर्नर के घर पर होगी, जहां से उन्हें आने के लिए 1 घंटा लग जाएगा और इस 1 घंटे में तुम लोग बैंक से 500 करोड़ लेकर निकल जाना, क्योंकि आरबीआई का रूल है कि किसी भी बैंक में 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। और इस वक्त बैंक में 1500 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें से अगर हम लोग 500 करोड़ चुरा लेते हैं तो बैंक वाले कंप्लेंट भी नहीं कर पाएंगे। और 21 मई की सुबह को प्लान के मुताबिक राधा और उसकी गैंग बैंक में घुसकर लोगों को हॉस्टेजेस बना लेते हैं और पूरे बैंक को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तभी उन्हें बैंक के अंदर ही एक आदमी मिलता है जो खुद को माइकल जैक्सन बुलाता है, और माइकल भी अपने कुछ आदमियों के साथ उनसे पहले ही बैंक में चोरी करने के लिए आया था। वो राधा और उसकी गैंग के लोगों को मारना शुरू कर देता है और फाइट के एंड में वो राधा से उसके प्लान के बारे में पूछता है। राधा उसे बताता है कि वो लोग बैंक में 500 करोड़ की चोरी करने के लिए आए हैं, लेकिन माइकल उनसे कहता है कि उसे बैंक में 500 नहीं 5000 करोड़ चोरी करना है, और अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो पुलिस को मैं हैंडल कर लूंगा और पैसा हम सब बराबर बराबर बांट लेंगे। राधा उसकी बात मान जाता है और माइकल के ऑर्डर से वो लोग हर एंट्रेंस पर हॉस्टेजेस को एक्सप्लोजन्स के साथ बांध देते हैं, जिससे कि पुलिस या कमांडोज का बैंक के अंदर घुस पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। राधा बैंक के एम्प्लॉयज के साथ जाकर बैंक का मेन लॉकर खोलता है, जिसमें बहुत सारे पैसे थे। बैंक एम्प्लॉय उसे बताता है कि बैंक में सिर्फ 1510 करोड़ रुपए ही हैं। राधा अपने आदमियों से कहता है कि माइकल हमसे झूठ बोल रहा है और वो माइकल को मारने के लिए आता है। उसी वक्त एसीपी रामचंद्रन फोन पर माइकल से नेगोशिएट कर रहा होता है, लेकिन माइकल उससे बात नहीं करना चाहता। वो एक पुलिस कांस्टेबल एंथनी से नेगोशिएट करने की डिमांड करता है। रामचंद्रन उसकी बात नहीं मानता और उसी वक्त राधा भी पीछे से माइकल पर अटैक करने लगता है और माइकल उसे गोली मार देता है, जो सिर्फ राधा के हाथ पर ही लगती है। माइकल एक बार फिर से उससे कहता है कि अगर तुम्हें 5000 करोड़ के साथ इस बैंक से बाहर निकलना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। राधा उसके सारे ऑर्डर्स मानने के लिए तैयार हो जाता है। माइकल उसे पूरे बैंक के अंदर कुछ भी ऐसा ढूंढने के लिए कहता है जो बैंक से जुड़ा हुआ ना हो। रामचंद्रन समझ चुका था कि बैंक में उसके प्लान के मुताबिक सिर्फ राधा के आदमी ही नहीं बल्कि कोई और भी है। वो स्नाइपर्स को पोजीशन पर खड़ा कर देता है और एंथनी से माइकल को कॉल करके उसकी डिमांड पूछने के लिए कहता है। उसका प्लान था कि फोन के पास आते ही वो स्नाइपर्स की हेल्प से माइकल को गोली मार देगा, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि बैंक की बिल्डिंग से थोड़ी दूर खड़ी एक वैन में कानमनी बाहर से माइकल को टेक्निकल सपोर्ट और इंफॉर्मेशन दे रही है, जिसकी हेल्प से माइकल को रामचंद्रन के स्नाइपर्स प्लान के बारे में पता चल जाता है। और रामचंद्रन को सबक सिखाने के लिए माइकल बैंक के बाहर खड़ी गाड़ियों में ब्लास्ट करवा देता है और रामचंद्रन को दोबारा ऐसी हरकत ना करने की वार्निंग देता है। दूसरी तरफ यूर्स बैंक का मालिक क्रिश एक आदमी से बात करता है, जिसे वो नंबर 3 बुला रहा होता है। क्रिस उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि सीएम से कहकर जल्द ही इस मामले को खत्म करवा दे और बैंक को लूटने से बचा ले। इधर बैंक के बाहर अब कमांडोज, स्नाइपर, पुलिस, मीडिया और हॉस्टेजेस की फैमिली वाले सब लोग अपनी अपनी जगह पर थे। टेंशन से भरे इस माहौल में अब एंट्री होती है पुलिस कमिश्नर दयालन की, और तभी तमिलनाडु यूर्स बैंक का हेड सैम आकर उसे बैंक के अंदर एक्स्ट्रा पैसे होने की प्रॉब्लम बताता है। वो कहता है कि अगर उन लोगों ने एक्स्ट्रा 500 करोड़ चोरी कर लिए तो हम लोग कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। कमिश्नर उससे कहता है कि वो चोर बैंक के अंदर से एक कागज का टुकड़ा भी नहीं लेकर जा पाएंगे। अब एक तरफ कमिश्नर ब्लास्ट हुई कार के एक्सप्लोजन सोर्सेज से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, और दूसरी तरफ माइकल और राधा बैंक में कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो बैंक से जुड़ा हुआ ना हो, और माइकल को फायर एक्सटिंग्विशर में एक प्री इंस्टॉल्ड बॉम्ब मिल जाता है, जिसके एक्सप्लोजन से पूरा बैंक तबाह हो सकता है। लेकिन इतना खतरनाक बॉम्ब बैंक की सिक्योरिटी से बचकर बैंक के अंदर कैसे आया? माइकल को समझ में आ जाता
जाता है कि बैंक में उसके और राधा की टीम के अलावा एक तीसरी टीम भी है जो बैंक को लूटने के लिए इस वक्त उनके साथ बैंक के अंदर ही है। वो राधा से बैंक के अंदर के सभी हॉस्टेजेस और एम्प्लॉयज को ध्यान से चेक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कमिश्नर को कानमनी के बारे में पता चल जाता है, जो बैंक के बाहर से रोड पर लगे कैमरे और मीडिया फुटेज से माइकल की हेल्प कर रही थी। वो मीडिया वालों को बैंक के पास से भगा देता है और रोड कैमरों को भी बंद करवा देता है, जिसके बाद कामनी अपनी वैन लेकर वहां से भागने लगती है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपनी गाड़ी बदलकर वैन को ब्लास्ट कर देते हैं। जिसके बाद एसीपी रामचंद्रन अपने आदमियों से कानमनी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने के लिए कहता है। वो कानमनी का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन कानमनी सिटी सेंटर के पार्किंग लॉट में रामचंद्रन के 5 आदमियों को जान से मार देती है और रामचंद्रन के अगेंस्ट सबूत प्लांट कर देती है, जिससे कमिश्नर को पता चल जाता है कि बैंक के अंदर चोरी करने का प्लान रामचंद्रन ने बनाया था। वो रामचंद्रन को पकड़ लेते हैं। रामचंद्रन उन्हें बताता है कि बैंक में चोरी करने का प्लान अकेले मेरा नहीं था, बल्कि तमिलनाडु यूर्स बैंक का हेड सैम भी इसमें शामिल है। सैम और मैं स्कूल फ्रेंड्स हैं। उसने मुझे बैंक की डिटेल्स देकर चोरी करने का प्लान बनाने के लिए कहा था और चोरी को अंजाम देने के लिए मैं एक एजेंट से मिला, जिसे लोग क्राइम वर्ल्ड में डार्क डेविल के नाम से जानते हैं। डार्क डेविल ने पिछले 10 साल में 20 बड़े बड़े कांड किए हैं, लेकिन आज तक ना फेल हुआ और ना ही पकड़ा गया। लेकिन जब मैंने डार्क डेविल को बैंक से 500 करोड़ की डकैती करने के लिए कहा तो डार्क डेविल ने मना कर दिया। जिसके बाद मैंने राधा और उसकी गैंग को हायर किया और इस वक्त राधा और उसकी गैंग के साथ जो दूसरा आदमी जिसे आप माइकल जैक्सन कह रहे हो, वही असली डार्क डेविल है। वो कमिश्नर से कहता है कि राधा के आदमियों ने बैंक के गेट पर नकली बॉम्ब लगाया है और कमिश्नर को विश्वास दिलाने के लिए वो बॉम्ब को खींच लेता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और रामचंद्रन की मौत हो जाती है। इधर रामचंद्रन के पकड़े जाते ही सैम वहां से एयरपोर्ट की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी कानमनी वहां आ जाती है और सैम का किडनैप कर लेती है। माइकल पुलिस कमिश्नर को कॉल करके बैंक के मालिक क्रिस से बात करने की डिमांड करता है और क्रिस से जल्दी से बैंक आने के लिए कहता है। क्रिस परेशान हो जाता है। वो सैम को कॉल करता है और कहता है कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। बैंक में 1500 करोड़ नहीं 25,000 करोड़ रखे हुए हैं। जिसके बाद माइकल और कानमनी को पता चल जाता है कि वो तीसरी गैंग किसी और ने नहीं, क्रिस ने ही बैंक में अपने ही बैंक को लूटने के लिए भेजा है। उसी वक्त बैंक में क्रिस के आदमी राधा और माइकल पर अटैक कर देते हैं और माइकल को बंदी बनाकर कुछ ही मिनट में पूरे बैंक को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और तब बैंक के अंदर एंट्री होती है क्रिस की। माइकल की डिमांड पर पुलिस वाले क्रिस को बैंक के अंदर भेज देते हैं, लेकिन असल में तो क्रिस का प्लान कुछ और ही था। बैंक के अंदर आते ही क्रिस अपने आदमियों से सभी हॉस्टेजेस को लॉकर के अंदर बंद करके लॉकर को ब्लास्ट करने के लिए कह देता है। लेकिन आखिर अपने ही बैंक में डकैती करवाने के पीछे क्रिस का क्या रीजन है और रॉबरी से मना करने के बाद भी डार्क डेविल बैंक में रॉबरी करने के लिए क्यों आया, इसके लिए हमें 3 साल पीछे की कहानी दिखाई जाती है। योर बैंक्स के बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड फंक्शन में क्रिस अपने एम्प्लॉयज को क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है। तभी कामिन नाम का एक एम्प्लॉय उससे पूछता है कि क्रेडिट कार्ड का बिल ना चुका पाने के लिए बैंक कस्टमर पर हैवी टैक्स लगा देती है। अगर कस्टमर को यह बात बता देते हैं तो कस्टमर लेने से इनकार कर देता है। जिसके बाद सैम उससे कहता है कि हम लोग क्रेडिट कार्ड को बेचने के लिए कस्टमर से झूठ नहीं बोलते, बल्कि हम सच को थोड़ा सा छुपा लेते हैं। और फिर काविन को म्यूचुअल फंड स्कीम बेचने वाले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और अगले 2 साल में काविन बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड्स की स्कीम बेच देता है। और फिर एक दिन लोगों को न्यूज में पता चलता है कि यूर्स बैंक अब बैंकरप्ट हो चुका है और उसके म्यूचुअल फंड्स में 5 लाख लोगों के जमा किए गए 25,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं। यह देखकर काविन को तगड़ा झटका लगता है। वो क्रिस की ऑफिस में जाकर उससे सवाल करता है और लोगों का पैसा वापस करने के लिए कहता है। क्रिस उसे अपना फोन बंद करके चिल करने के लिए कहता है, लेकिन काविन ईमानदार था। वो लोगों को उनका पैसा दिलाने की ठान लेता है। वो बैंक के खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठा करके सभी 5 लाख लोगों को सबूत भेज देता है। जिसके बाद सभी लोग एक साथ बैंक के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और बैंक से अपना पैसा वापस करने के लिए हंगामा करने लगते हैं। सेम टाइम पर काविन भी बैंक की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर क्रिस और सैम से भी लोगों का पैसा वापस करने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है और एसीपी रामचंद्रन की हेल्प से काविन की मौत को सुसाइड प्रूफ करवा देता है। बैंक के बाहर हंगामा खत्म करने के लिए
एसीपी रामचंद्रन 2 लोगों को जिंदा जला देता है। मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, लेकिन कोर्ट भी सबूतों के अभाव में चार्जशीट फाइल न करके पूरे केस को बंद कर देती है और क्रिस 25,000 करोड़ का घोटाला करके खुश हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये भी था कि डार्क डेविल मना करने के बाद भी इस डकैती के लिए क्यों आया। इसके लिए हमें कुछ महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब डार्क डेविल ने डकैती करने से मना कर दिया था और एक मिशन को कंप्लीट करने के बाद डार्क डेविल अपने साथियों के साथ इंडिया आता है। क्रिस के आदमी पहले से ही डार्क डेविल पर नजर रखे हुए होते हैं। क्रिस अपने आदमियों से डार्क डेविल को मारने का ऑर्डर दे देता है और एक रात जब डार्क डेविल अपनी टीम के साथ घर पर होता है, तभी क्रिस के आदमी उन लोगों पर हमला कर देते हैं और उस हमले में डेविल के 2 साथी मारे जाते हैं। लेकिन डेविल और कानमनी वहां से भाग निकलते हैं और वो दोनों बुरी तरह से घायल हो चुके थे और घायल डेविल और कानमनी एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। यह वही गांव था जहां काविन के माँ बाप रहते थे और अपने बेटे की मौत का गम मना रहे थे। वो दोनों डेविल और कानमनी की हेल्प करते हैं और उन दोनों का इलाज करवाकर उन्हें बचा लेते हैं। और काविन की कहानी जानने के बाद ही डेविल बैंक में डकैती करने और काविन के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए बैंक में आया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहां डेविल क्रिश और उसके आदमियों की जमकर धुलाई करता है और एक बार फिर से बैंक को अपने कंट्रोल में ले लेता है और मीडिया को अपनी फुटेज भेजता है, जिसमें उसने काविन की सारी कहानी बताई थी। पब्लिक का सपोर्ट भी अब डेविल की तरफ मुड़ जाता है। डेविल कमिश्नर से मीडिया और पुलिस कांस्टेबल एंथनी को अंदर भेजने के लिए कहता है ताकि वो काविन को इंसाफ दिला सके। क्रिस को लाइव लाकर डेविल उससे 25,000 करोड़ के बारे में पूछता है। डेविल उससे कहता है कि वो पैसे मैंने म्यूचुअल फंड कंपनी के मालिक हर्षा को दे दिए थे। डेविल अब हर्षा को भी बैंक के अंदर बुलाता है, जिसके बाद हर्षा उसे बताता है कि वो पैसे उसने सुनील दत्त नाम के एक शेयर मार्केट ब्रोकर को दिए थे। डेविड सुनील दत्त को भी बैंक के अंदर बुला लेता है। सुनील उसे बताता है कि क्रिस के कहने पर उसने वो 25,000 करोड़ रुपए क्रिस के नाम पर ही 10 फर्जी कंपनीज में ट्रांसफर कर दिए और अब वो पैसा अब भी क्रिस के पास ही है। यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि क्रिस कहता है कि उसने सारे पैसे हर्षा को दिए थे। हर्षा कहता है कि उसने सुनील को दिए थे। सुनील कहता है कि उसने वापस से वो पैसे क्रिस को दे दिए थे। और ये सीन देखकर मुझे रियल लाइफ बैंक में काउंटर टू काउंटर वाला जोक याद आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर बैंक के उस काउंटर पर जाओ, लंच टाइम के बाद आना, SMS चार्ज, ATM चार्ज, लोगों से सच छुपाकर बेची जाने वाली स्कीमें, सब कुछ को काफी अच्छे से ट्रोल किया गया है। खैर वापस कहानी पर आते हैं तो फाइनली सुनील डेविल को बता देता है कि क्रिस ने वो सारे पैसे इसी बैंक के एक सीक्रेट लॉकर में छुपा कर रखे हैं। इधर क्रिस का एक क्राइम पार्टनर CM से इस मामले को खत्म करने के लिए कमांडोज भेजने के लिए कहता है और CM भी हॉस्टेजेस के साथ क्रिस और डेविल सबको खत्म करने के लिए कमांडो की टीम भेज देता है। और तभी कमिश्नर दयालन को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है कि पिछले 1 महीने में क्रिस 18 बार बैंक आया था और उसने सारे पैसे बैंक के अंदर से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिए हैं। उसी समय कमांडो भी वहां पहुंच जाते हैं और दयालन से ऑपरेशन को टेक ओवर कर लेते हैं। इधर बैंक के अंदर मीडिया वाले के इशारा करने पर क्रिस चिल्लाने लगता है कि ये सब टेररिस्ट हैं और इन लोगों ने मुझे गन पॉइंट पर रखकर सारी बातें कहलवाई हैं और मैंने कोई भी घोटाला नहीं किया है। और इससे पहले कि डेविल कुछ और कहता, कमांडोज ने लाइव कनेक्शन कट कर दिया, क्योंकि डेविल को टेररिस्ट बताकर उसे मार डालना ही उनका प्लान था। अब डेविल क्रिस को लेकर लॉकर रूम में जाता है और क्रिस से सीक्रेट लॉकर ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि सीक्रेट लॉकर में रखे पैसे नकली हैं। जिसके बाद डेविल उन तीनों को लॉकर रूम में बंद करने लगता है। डर के मारे क्रिस उससे कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें असली पैसों का लोकेशन बता दूंगा। डेविल उसे छोड़ने का वादा कर लेता है। क्रिस उसे बताता है कि उन पैसों को मैंने समंदर में अपनी एक बोट पर कंटेनर्स में छुपा कर रखा हुआ है। बोट का लोकेशन जानने के बाद डेविल उससे कहता है, क्या सिर्फ तुम ही चीटिंग कर सकते हो, और उसे लॉकर के अंदर ही बंद करके बाहर जाने लगता है। तभी कमांडोज बैंक पर एक बहुत बड़ा हमला करने लगते हैं, जिसके बाद कानमनी और उसका एक साथी RDX से भरी हुई 2 गाड़ियां बैंक के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से कमांडोज हमला करना बंद कर देते हैं और डेविल अपने साथियों के साथ वहां से भागने लगता है। वो लोग समझ
समंदर में बोट के पास जाने लगते हैं। पीछे से कोस्ट गार्ड भी उन पर गोलियां चला रहे होते हैं और कोस्ट गार्ड के अटैक में कानमनी और डेविल दोनों घायल हो जाते हैं और उनकी बोट समंदर में डूब जाती है। कोस्ट गार्ड्स को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन ऑक्सीजन टैंक की हेल्प से तैरकर डेविल और कानमनी दोनों इंटरनेशनल वाटर में अपनी एक दूसरी बोट पर पहुंच जाते हैं। एंड में हम देखते हैं कमिश्नर दयालन को, जो क्रिस की उस बोट पर पहुंच चुका था जिस पर 25,000 करोड़ रुपए रखे हुए थे। कमिश्नर उन पैसों को लाकर उन सभी 5 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है जिनका वो पैसा था, और इसी के साथ ये पूरी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और भी मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।